बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। इस प्रोग्राम में हम बारहा इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि मुल्की निज़ाम और जमहूरी और पार्लिमानी निज़ाम को चलाने के लिए जितना अहम हुकूमत का किरदार होता है उतना ही अपोजिशन का भी किरदार होता है। और हमारी हमेशा से ये तवक्को रहती है, क्योंकि हम हमेशा से हुस्न ज़न रखते हैं कि अपोजिशन अपना मस्बत किरदार अदा करे। लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन ने अपना वो किरदार अदा नहीं किया, बल्कि उनकी जो सियासत है वो मनफी राह पर ही चली जा रही है। हमने देखा जब पाकिस्तान में अमन व अमान की बात होती है और पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने की बात होती है तो हमेशा सब लोग और अवाम की ये तवक्को होती है कि तमाम जो सियासी क़ुव्वतें हैं, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो अहम इदारे हैं, उन्हें कम अज़ कम इन मामलात पर एक ही सफ़े पे होना चाहिए। हुकूमत अमन व अमान के हवाले से या मईशत के हवाले से जो इक़दामात करना चाहती है उसमें अपोजिशन का एक मस्बत इनपुट ज़रूर होना चाहिए, लेकिन अपोजिशन की तरफ से जो कि इस वक्त तहरीक इंसाफ की शक्ल में मौजूद है, अभी तक वो रवैया या वो किरदार सामने नहीं आया। हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है और वहाँ पर हमेशा ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की रियासत हर सूरत में अपनी रट कायम करते हुए पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस समेत हुकूमत के वो हर सूरत में दहशत गर्दी का ख़ात्मा करना चाहती है। और इसके लिए ज़ाहिर है कि जो विफाकी महकमे हैं उनका भी किरदार अहम है, लेकिन सूबों ने भी अपना किरदार अदा करना है। लेकिन हमें वो किरदार सामने नज़र नहीं आ रहा। हम देख रहे हैं कि 15 जुलाई को बनू कैंट पर दहशतगर्दों का हमला हुआ और इस दहशतगर्द हमले को नाकाम बनाया गया, 10 दहशतगर्दों को हलाक किया गया, लेकिन इस दौरान 8 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। उसके बाद फिर हमने देखा कि बनू के अंदर ताजरों का एक पुरअमन मार्च था, जिसका जिक्र आज वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने भी किया और उनका ये कहना था कि एक पुरअमन मार्च था। ये मार्च जब शुरू हुआ इसमें कुछ सियासी जमातें शामिल हुईं, जिसमें तहरीक इंसाफ भी शामिल थी। तहरीक इंसाफ ही के लोगों ने वहाँ मौजूद लोगों को उकसाया और उसके बाद अमन व अमान की एक सूरत हाल पैदा हुई। वज़ीर इत्तलात ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसील से बताया कि किस तरह तहरीक इंसाफ एक इंतशार की सी कैफियत से दो चार है और वो मुल्क में इंतशार पैदा करना चाहती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना था कि जो अदम इस्तेहकाम मुल्क में लाना चाह रही है तहरीक इंसाफ, इंतशार लाना चाह रही है, ये तहरीक इंसाफ का मिशन भी है और ये उनका मंशूर भी है। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि तहरीक इंसाफ को शुहदा की जो कुर्बानियाँ हैं वो भी नज़र नहीं आती, उनको उनका भी पास नहीं है और ये अफसोस की बात है। एक अहम बात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में की वो ये की कि चूँकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और उन्होंने एक इस वाक़े के हवाले से तहकीकाती कमीशन का ऐलान किया है, तो वफाकी हुकूमत ने अब बाकायदा तौर पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तहकीकाती कमीशन को रद्द कर दिया है, मुस्तरद कर दिया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के लोग खुद इस वाक़े में मुलव्वस है, तो वो क्यों कर या किस तरह से इसकी तहकीक कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर ऐसी सियासत की ज़ाहिर है किसी भी सूरत में गुंजाइश नहीं है, तशद्दुद की सियासत की, इंतशार की सियासत की, और न ही हमारा मुल्क माशी लिहाज से इसका मुतहम्मिल हो सकता है। तो आज हम अपने इस प्रोग्राम के हिस्से में इन तमाम मामलात पर बात करेंगे और इसके लिए हमें कर रहे हैं स्टूडियोज़ में मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अली खान यूसुफजई। अली खान साहब आपको खुशामदेद कहते हैं। हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर तजियाकार कुर्बान बलोच साहब, आपको भी खुशामदेद। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार जावेद सिद्दीक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। अली खान यूसुफजई साहब, आज बड़ी तफसील से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो कमीशन बनाया है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने उसको भी रद्द कर दिया गया, लेकिन हमने देखा है कि बजाय इसके कि वहाँ पे मामलात को कंट्रोल किया जाता, खैबर पख्तूनख्वा में तो ज़ाहिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, हमें नज़र नहीं आई तहरीक इंसाफ की हुकूमत। देखें जी, 15 तारीख को वहाँ पे बनू में हमला होता है जिसमें 8 जवान शहीद होते हैं। अब जो ताजरान हैं वो अनाउंस करते हैं पुरअमन एहतजाज और वो अमन चाहते हैं, तो वो अमन के लिए और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ यकजहती के लिए आते हैं, उसमें शामिल हो जाते हैं पीटीआई और पीटीएम। अब उससे एक दिन पहले आप इंतज़ामी तौर पे कमिश्नर को तब्दील कर देते हैं, बजाय इसके कि आप इंतज़ामात करते कि वहाँ पे अनाउंस हो चुका है कि आप जो है आप वहाँ पे एक बहुत बड़ा
एहतजाज हो रहा है या यकजहती के लिए लोग आ रहे हैं, अमन मांग रहे हैं, आपने कमिश्नर को उस दिन तब्दील किया, फिर कोई इंतज़ाम नहीं था, न डिस्ट्रिक्ट पुलिस थी न इंतज़ामिया था। और वहाँ पे जो MNAs है, मौलाना नसीम शाह और MPAs, वो सारे उसमें शामिल थे। जो ताजरान हैं वो कहते थे कि हम स्टेडियम जाना चाहते थे। दो जमात जो है, एक PTM और एक PTI, इनके लोग जो है ये कैंट की तरफ गए और वहाँ पे इन्होंने दीवार गिराया, लूट मार शुरू कर दी। फिर उसमें फुटेजेस आ गए हैं कि वो फायरिंग कर रहे थे। इस दौरान आपका पूरा इंतज़ामिया, ये जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, ये कोई वफाक का या उस रियासती इदारे का काम नहीं है, वो तो खुद दहशतगर्दी का निशाना बन रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अब बाज़ारों में मस्जिदों में जो धमाके होते थे, हमारे स्कूल्स में धमाके होते थे, वो ख़त्म हो गए। अब उनका अटैक किस पे कर रहे हैं? सिक्योरिटी फोर्सेस पे। शहीद कौन हो रहे हैं? लास्ट जो 6 मंथ है उसमें 96 अटैक हुए, 36 अटैक जो है वो सिर्फ बनू में हुए। उसमें शहीद कौन हो रहे हैं? आपके अफसरान, आपके जवान। 9 अफसरान जो है ये पिछले 6 महीने में शहीद हुए हैं। खूबसूरत ख्वाब कर्नल हासन को देखे, कैप्टन हासन को देखे। जो बच्चे शहीद हो रहे हैं वो उनकी माएँ जो है, उनके पास हम क्या लेके जा रहे हैं और कुर्बानियाँ कौन दे रहे हैं? यही फौज। आप जावेद आप देखें 2004 में नेक मोहम्मद उठा, उनके खिलाफ जो है जब अभी ऑपरेशन शुरू नहीं होता तो ये जो चेचन थे, उज़्बक थे, ये किसने वहाँ पे रखे? ये जो आज आपको पुख्तून के नाम पे धोखा दे रहे हैं, इन लोगों ने उस टाइम आवाज़ उठाई? नहीं उठाई। लेकिन जब शगई मुआहदा हुआ और उसके बाद जो है आप ये जो पस मंज़र है वो ये है कि 2004 के बाद यहाँ पे जो तालिबाइजेशन हुई, यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर बने, खुदकश बम्बार तैयार होते थे, उसके लिए लोग खामोश होते थे। यहाँ पे हमारे तकरीबन 120 मलक जो है उनको कत्ल किया गया और हमारे जो जवान हैं उनके सरों के साथ फुटबॉल खेला गया। ये जब ये तालिबान थे तो उस टाइम ये लोग खामोश थे। अब ये जो जिस जुम्मे के दिन जो वाक़या हुआ, जो हमला हुआ, उसके ज़िम्मेदार सूबाई हुकूमत है और PTI के वो लोग हैं जो रियासती इदारे पे 9 मई को हमलावर हुए थे वो, और उन्होंने उसी तरह लूट मार की। इन्होंने ये लोगों को चोर डाकू कहते हैं और ये जब घुस जाते हैं तो ये फिर मोर को नहीं छोड़ते, फिर ये फ्रिज से सालन भी चोरी करते हैं। ये रेडियो पाकिस्तान में घुस जाते हैं तो रेडियो भी चोरी करते हैं, लोगों के साइकिल मोटरसाइकिल चोरी करते हैं। तो अब ये जब ये हुकूमत ये कह रही है कि आप बजाय इसके कि ये वहाँ पे वज़ीर आला पहुँचता, अभी तक वज़ीर आला नहीं गए, इन्होंने इंतज़ामी बहरान पैदा किया। चीफ सेक्रेटरी गए छुट्टी पे, इन्होंने जो सीनियर अफसर है उसके बजाय एक PMS ग्रुप के एक जूनियर अफसर को बिठाया और उन्होंने पूरे ब्यूरोक्रेसी में उकाड़ चाड़ कर दी। जो अपने मकासद वो पूरा करना चाहते हैं। सूबे में वैसे भी माली बहरान है, इंतज़ामी बहरान भी पैदा हो गया। तो इस वाक़े के ज़िम्मेदार जो है वो PTI है और उनकी इंतशारी सियासत है। वो मुसलसल इंतशारी सियासत कर रहे हैं, वो इस मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मुल्क जो है ट्रैक पे दोबारा आ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, आपका रेमिटेंस बढ़ रहे हैं। हम $4 अरब के तकरीबन चावल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। $3.5 अरब के हमारे IT एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है। आपका करंट अकाउंट्स जो है वो सरप्लस हो चुका है, बेहतरी की तरफ मुल्क जा रहा है। लेकिन ये लोग जो है वो अपनी इंतशारी सियासत से इस मुल्क को डिरेल करना चाहते हैं। मुल्क में अब खुलेआम किसी और मुल्क का झंडा, वो उस मुल्क का पुराना झंडा, वो उस मुल्क में वो नहीं लहरा सकते, वो पाकिस्तान में ला रहे हैं। लेकिन ना कोई इंतजामी अफसर पूछता है, ना पुलिस पूछते हैं। ये कुर्बान बलोच साहब, ऐसा लग रहा है कि ये हालात से फ़ायदा उठाने की कोशिश की गई है। एक बार फिर हमने जो देखा है, जो मनाजिर सामने आए हैं हमारे, मैं समझता हूँ कि हालात से फ़ायदा उठाने की बात अगर हो ना हो, लेकिन ये ज़रूर है कि नाकामी को छुपाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अगर आप मौजूदा सूरत हाल को देखेंगे तो उसका जो एक माजी है पॉलिटिक्स का, उसको भी देखेंगे और उसके साथ साथ जो क़यादत का रवैया है आप उसको भी देखेंगे, और पार्टी में जो क़यादत, जो फैसला कौन का क़यादत है उसका रवैया आपको देखेंगे। अमन सूबों का कि आइनी जिम्मेवारी है, कानूनी जिम्मेदारी है। ये नहीं हो सकता कि आप जब कोई सानिया होने जाए आप खुली छुट्टी दे दें, आप कोई इकदाम अमन के हवाले से ना करें, उस सिक्योरिटी के हवाले से ना करें। किसी इदारे पे हमला हो, किसी बाज़ार पे, किसी आम शहरी पे,
उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना सूबाई इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है और आइनी जिम्मेदारी उसको ये निभानी पड़ेगी, निभानी चाहिए, बजाय कि वो सानिया हो जाए, नुकसान हो जाए रियासत और आम शहरी किसी भी इस तनाजुर में। उसके बाद आप एक प्रोपेगेंडा की एक कैंपेन मुहिम चलाएं और आवाम को रियासती इदारों के आमने सामने लाएं। आपके पास ये जिम्मेदारी भी मैं समझता हूँ कि सूबाई हुकूमत की थी कि अभी तक जो सोशल मीडिया पे चला है उसके हवाले से सूबाई हुकूमत के पास क्या सबूत है। उनको इन्वेस्टिगेशन पहले से करनी चाहिए, उनको इन्वेस्टिगेशन से पहले इस सानिया को होने से रोकना चाहिए था। सानिया हो जाए उसके बाद आप कमीशन बनाएं, आप इन्वेस्टिगेशन करें, तो ये मैं समझता हूँ कि उस नाकामी को छुपाने की कोशिश है जिसकी वजह से ये सानिया हुआ है। वफाकी वजीर, वफाकी हुकूमत का जो भी मौक़िफ़ है, लेकिन हम अगर एज अ पॉलिटिकल कारकुन, एज अ जर्नलिस्ट हम ये सवाल उठाएं तो पिछले अरसे से दहशतगर्दी जब से नए सिरे से सर उठाने लगी है, आप उसको इन्वेस्टिगेशन करके देखिए कि कब से हुई है, क्यों हुई है। यही दहशतगर्दी है जिसको ख़त्म किया गया और केपी के खैबर पख्तूनख्वा के साथ साथ बाकी मुल्क के शहरों में, इलाकों में अमन अमान की एक सूरत हाल पैदा हो गई। लेकिन 2018 के बाद आपने जो रिलैक्सेशन दी, ये उसका नतीजा है कि आप एक मरतबा फिर जो हमारे जवान हैं वो शहादतें हो रहे हैं, आम शहरी उनकी शहादतें हो रही हैं, उनकी वो नुकसान उठा रहे हैं, माली नुकसान हो रहा है। और उसके साथ साथ इस चीज़ को जो भी पाकिस्तान दुश्मन अनासिर हैं उसको वो बैन आलमी सतह पर यूटिलाइज कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ कि इसकी वजह जो है, इसकी वजह जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि पीटीआई चेन ऑफ कमांड, पॉलिटिकल चेन ऑफ कमांड का फुकदान है, वो टूट चुका है, वो नहीं हो रहा, फैसले उसी तनाजुर में नहीं हो रहे, जिसकी वजह से हर किसी का अपना एक फैसला आ रहा है आपके सामने। यही पीटीआई मौलाना फजल रहमान के साथ उनका एक सियासी किरदार जो भी रहा उसके हट के अब जब से इंतखाबात के बाद आप मौलाना फजल रहमान के साथ मुज़ाकरात के लिए जा रहे हैं तो जो भी लीडर मिल रहा है उसका अपना एक मुख सामने आ रहा है। जब मौलाना फजल रहमान बोल पड़ते हैं तो आप उनकी वजाहतें करने चल पड़ते हैं। अच्छा, ये तो आपने एक और तो ये आगे चले गए, हम उस पे आते हैं, उस सियासत में बात करते हैं। मैं उसी जुमले को कंप्लीट करना चाहता हूँ कि क़यादत का सही चेन ऑफ कमांड का, क्योंकि अगर चेन ऑफ कमांड हो तो ये इस तरह सियासी जमातों में नहीं होता कि हर किसी का अपना एक। अच्छा, लेकिन आप चेन ऑफ कमांड की बात कर रहे हैं कुर्बान बलोच साहब, ये जावेद सिद्दीक साहब, ये जो हमें सामने नजर आ रहे हैं ये एमएनए रहे हैं, ये वजीर रहे हैं, ये वजीर आला रहे हैं अपने सूबे के अंदर, ये स्पीकर रहे हैं, ये वो लोग ये सब कुछ कर रहे हैं जो कि कौमी असम्बली के अंदर रह चुके हैं, जो 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत कर चुके हैं और अब एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत कर रहे हैं। और आज जोर इसी बात पे था वजीर इत्तलाआत का। आज उन्होंने इस्लामाबाद में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पेशावर में भी, वो पेशावर भी गए और पेशावर में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने यही कहा कि जो हुकूमत खुद हुकूमत के लोग या जो पार्टी के लोग खुद इसमें मुलव्वस हैं वो कैसे तहकीकात कर सकते हैं। ये दुरुस्त बात है। मैं समझता हूँ कि जो आपने अपने इंट्रो में कहा था ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि दुनिया भर में जो अपोजिशन है उसका रोल कंस्ट्रक्टिव होता है, वो उसको गवर्नमेंट इन वेटिंग कहा जाता है और वो पॉलिसियाँ बनाने में हुकूमत की मदद करती है, मुआवनत फराहम करती है। उनका एक आउटलुक होता है, फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, इंटरनल पॉलिसी क्या होगी, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या होंगी, उस पर वो गवर्नमेंट की साथ साथ उनको मशवरे देते हैं, कंसल्टेंसी होती है वगैरह वगैरह। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो नेगेटिव सियासत आ गई है और अरसे से है, हमने 90 का भी दौरानिया देखा है जिसमें पीपल्स पार्टी वर्सेस पीएमएल, अनफॉर्चुनेट है। तो अब जो है 2018 के बाद जब पीटीआई पावर में आई, उन्होंने जो रवैया अख्तियार किया टूवर्ड्स अपोजिशन, कोई बात नहीं करनी, चोर और डाकू उनको कहना, एक नेगेटिव एटीट्यूड उनका था जिसकी वजह से हमारी जो पॉलिटिक्स है उसमें जहर घुल गया है, तलखी आ गई है बहुत ज़्यादा और वो कंटिन्यू कर रही है। सो ये वो चीज़ें हैं जिनको संभालने की ज़रूरत थी और इस अमर के बावजूद कि पीटीआई को बड़े धचके लगे हैं हर तरह से, उन्होंने सबक कोई नहीं सीखा।
तो जो आप बात कर रहे हैं वो ये है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है पीटीआई के पास है, और पीटीआई को एक मस्बत ठोस किरदार अदा करना चाहिए, इसलिए कि प्रोविंस उनके पास है, और जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो हर प्रोविंस की ज़िम्मेदारी है। जो चीफ मिनिस्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव सूबे का होता है, ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि वहाँ अमन व अमान कायम रहे, और अगर वो इसमें नाकाम होता है तो फेडरल गवर्नमेंट विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। इसकी ज़िम्मेदारी सूबाई हुकूमतों पे होती है कि उनकी लॉ एंड ऑर्डर की पॉलिसीज़ जो हैं वो ठीक नहीं है, उनका कंट्रोल ठीक नहीं है, वो सही मैनेज नहीं कर पा रहे सूबे को। तो वैसे भी हमारे दो सूबे बलूचिस्तान और केपी के ख़ास तौर पे, उसमें जो टेररिज्म है उसमें सर्ज आ रहा है, उसमें ज़्यादती आ रही है, उसमें मुसलसल वाक़यात में इजाफा हो रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले हो रहे हैं, आम लोगों पे हमले हो रहे हैं, अगवा हो रहे हैं, लोग अगवा करके बड़ा तावान, ये पुराना जो सिलसिला शुरू हो गया। तो इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। तो फोकस इस बात पे होना चाहिए, कम से कम ये क्रेडिट पीटीआई को लेना चाहिए अगर वो पॉलिटिक्स में हैं और वो समझते हैं कि उनका कैरियर आगे भी है और उन लोगों से वोट लेने हैं, तो उनको ये बात, इस बात को समझ लेना चाहिए कि अगर प्रोविंस को वो बेहतर मैनेज करेंगे, उनकी पॉलिसीज़ बेहतर होंगी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वहाँ बेहतर होगी, तो उनको लोग अप्रिशिएट करेंगे और उनको वोट देंगे। लेकिन अगर इंतशार होता है, गड़बड़ होती है, जैसे कि बन्नू का वाक़या और भी बहुत से वाक़यात हो रहे हैं, उस पर जो चीफ मिनिस्टर साहब का जो रवैया है, मुझे वो मुस्बत नहीं लग रहा। ये अली खान यूसुफजई साहब से भी पूछते हैं, आपको क्या लग रहा है? ये तो ऐसा लग रहा है कि हम वहाँ सूबे के अंदर भी एक बहरान की तरफ जा रहे हैं। ये ऐसे सूबा चलेगा? क्योंकि ये मामलात तब से शुरू हुए, ये तो शुरू से ही उनका रवैया ऐसा है, लेकिन जब अज़्म इस्तेहकाम की बात हुई तो उस वक्त से इस किस्म का रवैया शुरू है कि सूबे के अंदर एक मुखालिफ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, इसमें एक तो वो है, दूसरा जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो भी है। आप उसमें देखें ना, जो सोवियत यूनियन दौर के जो कम्युनिस्ट थे, वो भी यूरोप में, अमेरिका में बैठ के पूरा सोशल मीडिया एक नैरेटिव बना रहे हैं। मैं इस हुकूमत की तरफ आता हूँ। हुकूमत तो इस हवाले से नाकाम है कि जो खुदकश आए थे, जो 10 बंदे आए थे, उनको रोकना जो है, बनू कैंट बिल्कुल शहर के अंदर है, उसको रोकना जो है ये सूबाई हुकूमत का काम था। ये जो आपकी पुलिस है उनका काम था, वो नहीं रुके। हमारे पुख्तून जो है वो, उनके कुछ रिवायात हैं, हमारे कुछ अक़दार हैं। हम अगर इस तरह का कोई इतनी बड़ी गमी हो जाए, दुश्मन के यहाँ भी हो जाए, हम उनको वहाँ पे जाते हैं, उनके साथ जो है ताज़ियत करते हैं, उनको दिलासा देते हैं। ये काम भी सूबाई हुकूमत ने नहीं किया। इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी, 10 खुदकश अंदर घुसाए और अल्हम्दुलिल्लाह नाकाम हुआ मंसूबा। तो फिर आप जो है, जब ताजरान ने ऐलान कर दिया जुम्मे के दिन, तो आपका डीसी गया उनके पास, जो इंतज़ामिया था, जिन्होंने मुजाहरा करना था, उनके पास गया कि जी आपके कुछ शराइत होंगे, यहाँ से जुलूस होगा, जो आपके बुक्स में होते हैं कि ये डीसी ने ये काम करना है, आपके डीपीओ ने ये काम किया है, आपके कमिश्नर ने ये काम किया है, आपके सूबाई हुकूमत को कोई कंसर्न था कि इस तरह का मुजाहरा हो रहा है, और उनको लोगों के साथ बात करके कि भाई 15 तारीख को इन पे खुदकश धमाके हुए हैं, कैंट में वो लोग घुस गए थे, और ये तो हमारी फ़ौज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह, देखें, ये नेटो आई 47 ममालिक की, अमेरिकन आए, और वहाँ पे गोरिल्ला जंग थी, उनको शिकस्त भी, भाग गए 22 साल, $2200 अरब खर्च करके। हमारी जो फ़ौज है, उन्होंने 2008 के बाद स्वात ऑपरेशन 2009 में हुआ, और बाजोड़ ऑपरेशन, ये इनको एलिमिनेट किया, चप्पे चप्पे पे, इंच इंच पे हुकूमत, ये जो आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको वहाँ पे अमलदार हासिल हुई। अब उनको तो एलिमिनेट किया गया, वहाँ पे जो है अमन आ गया। अमन आने के बाद क्या हुआ, ये फाटा में एक यूनिवर्सिटी जो साबिक़ा फाटा है, फौज आई तो एक यूनिवर्सिटी वहाँ पे बनी। पहले एक कैडेट कॉलेज था रजमक्का, बाद में जो है फौज आई, 5 कैडेट कॉलेज नए बने। जो गवर्नर मॉडल स्कूल्स होते थे वो पूरे फाटा में 4 गवर्नर मॉडल स्कूल थे। फिर जब ये फौज आई, इन्होंने जो है वहाँ पे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया। जो गवर्नर मॉडल स्कूल है वो तकरीबन 24 तक चले गए थे, नए 24 डिग्री कॉलेजेस वहाँ पे बने। वहाँ पे आप देखें, जो नॉर्थ वजिस्तान है
उसके जो यूनस स्टेडियम है या वहाँ पे जो कापर के जो FW ने किया या जो वहाँ पे ऑयल एंड गैस के ज़खायर निकले, इसमें 50% हिस्सा जो है मुकामी लोगों को जाते हैं। ये जो एक और जमात है जो पुश्तूनों को गुमराह कर रहे हैं, आप देखें ना, इनका 3 मुतालबात थे, 3 थे ना, ये कि जी जो माइंस हैं, जो माइन वो हमें दिए जाए, उन पे हुकूक दिए जाए। दूसरा वाक़या हो गया था कराची में, और ये लोग जो है यहाँ पे आ गए थे, किस तरह वो गाना तैयार हुआ, किस तरह इनके कैंपेन चला। और ये जो नेक्सस है, ये 3 लोग PTM, TTP और PTI, ये मिलके अब पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। यानी ये तीनों मिलके आज भी जो आपका जर्मनी में हमला हुआ है, मंजूर पश्तीन ने जैसे ही तकरीर ख़त्म की तो वो कोई जवान, जज्बाती जवान था, जो अफगानी था या पाकिस्तानी था, जो भी था, वो चला गया और हमारी कौमी परचम की उन्हें बेहरमती की। हम वहाँ पे फौज तो अमन लेके आए ना, जो लोग बेघर हुए थे उनको मुआवजा मिल गया। वहाँ पे तालीम जो है, तालीम के बहुत से इदारे खुल गए, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ। आप बनू मीरान शाह रोड देखें, अभी भी बनू में जो बनू ओल्ड कोहाट रोड है उसको FWO बना रही है। वो रजमक से जो मीरान शाह रोड है उसको बेहतर की, उसको जो है सुपर हाईवे बनाया। तो आप वाना के रोड्स देखें, साउथ वजिस्तान में 2 कैडेट कॉलेज फौज ने बनाए, और वहाँ पे हॉस्पिटल जो है बेहतर के, जहाँ पे लोग ड्यूटियाँ नहीं करते थे वहाँ पे अब जो है लोग ड्यूटियाँ करते हैं। तो फौज के तो वहाँ पे जो कुर्बानियाँ दी है, 8,800 जवान जो है, जिसमें सबसे ज़्यादा तादाद, वैसे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसमें 86 पे एक फौजी अफसर जो है वो शहीद होता है। हमारा जो है, हमारी फौजी जवान जो अफसरान हैं वो 7:1 का रेशो है। तो हमारे फौजी अफसरान ने भी और फौजी जवानों ने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दे के वहाँ पे अमन कायम किया। मैं यहाँ पे एक बात करता हूँ, हमारे 2 सीनियर तजिया निगार ज़्यादा ही बेहतर समझते हैं, जिन्होंने इस मुसीबत को वापस लेके आए वो इसके जिम्मेदार हैं। जिन्होंने, जो भी ये 3 लोग थे जिन्होंने इनके साथ मुज़ाकरात किए, उनको रिहा किया और उनको ये फैसिलिटी दी कि वो दोबारा जो है यहाँ पे सेटल हो जाए और यहाँ पे कार्रवाई करे। ये लोग असल में जिम्मेदार है, और वो जिम्मेदार जो है वो कौन है, यही जो इससे पहले जाहिर है वहाँ पे ANP की भी हुकूमत रही है, और उस वक्त जो ऑपरेशंस हुए उसमें ANP, पीपल्स पार्टी, तमाम के तमाम जो है सियासी कुव्वतें, सिक्योरिटी फोर्सेस, अवाम, ये सब इकट्ठे थे और वहाँ पे एक भरपूर ऑपरेशन किया गया। लेकिन फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि 10-12 साल हो गए, अब 10 साल तो इनकी हुकूमत हो गई है। एक ऐसी हुकूमत आई कि जिसने मामलात को इतना हल्का छोड़ दिया, और बीच में लोग भी वापस आए, तो उंगलियां तो फिर उठती हैं ना, सवाल तो उठते हैं, फिर अपनी गवर्नेंस के हवाले से भी सवाल उठते हैं। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि सवालात, बहुत सारे सवालात हैं जो जवाब तलब हैं। तो उनसे बचने के लिए ये सारा कुछ एक माहौल बनाया जा रहा है कि कोई भी चीज़ ढंग से बात भी नहीं करनी, बैठ के बात भी नहीं करनी, और सुलह वाली बात भी नहीं करनी, क्योंकि एक माशरे में खलफशार की सूरत हाल मौजूद रहे और जिसके पीछे सारी चीज़ों को छुपाया जाए। मैं कल पेशावर मेरा जाना होगा, मेरा एक तासुर था कि खैबर पख्तूनख्वा में शायद सबसे बड़ा एक ही बड़ा शहर है, और फूलों का शहर और सारा कुछ। पहले भी मेरा था कि तीसरा टेन्यूअर है बिल्कुल PTI का, वहाँ गवर्नेंस का। इस शहर को तो उन्होंने बहुत ज़्यादा शानदार बनाया होगा, ये मेरा तासुर था। लेकिन मैं बदकिस्मती से जैसे मैं शहर में दाखिल हुआ तो मुझे लगा कि अगर कैपिटल किसी सूबे का, और किसी सूबे का सारा इतना बड़ा शहर जो माजी में फूलों का शहर कहलाता था, या वो कॉरिडोर है बॉर्डर तक, उसकी ये हालत है, तो बाकी डेवलपमेंट क्या हुई होगी। तो ये ऐसी मिसालें हैं जिनको मेरे ख्याल में छुपाने की कोशिश की जा रही है, और मुआशरे में एक खलफशार की सूरत हाल पैदा की जा रही है। और ये सारी चीज़ें मसाइल का न हल हैं, न इन्हीं बुनियाद पर जो लोग गुर्बत का शिकार हैं, महंगाई का शिकार हैं, और 90% KP के लोगों ने उसकी वजूहात को जो भी हों, एक मरतबा फिर उन लोगों को वोट दिया, तो उनको अपने लोगों का कम से कम एहसास तो ज़रूर करना चाहिए कि उनके जो बुनियादी मसाइल हैं उनके हल के लिए आपको अपने सूबे में डेवलपमेंट को बेहतर करना पड़ेगा, इंतजामी उमूर को बेहतर करना पड़ेगा, अमन अमान को बेहतर करना पड़ेगा। रियासती इदारों जो वहाँ आवाम को
अपने हमारे सरहदों को तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठे हैं, अब आवाम को तसल में उसको लाएंगे तो उसका फ़ायदा किसको होगा? उसी दुश्मन को होगा जो पाकिस्तान का मुखालिफ है या पाकिस्तान के मुखालफत में वो प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहा है। बिल्कुल। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ कि मैंने जो पहले सेगमेंट में जो बात की थी कि एक जो चेन ऑफ कमांड टूट गया, जो अब फैसले हो रहे हैं वो इंडिविजुअली हो रहे हैं, और उनमें से बहुत सारे ऐसे फैसले हो रहे हैं जो पॉलिटिशियन नहीं कर रहे, वो लोग कर रहे हैं जिनका पॉलिटिक्स से कोई सरोकार धड़े नहीं बने रहा। हुए हैं, उनमें धड़े बने हुए हैं, जाहिर है जी, ये जाहिर से तो वो एक पॉलिटिशियन का, सीनियर पॉलिटिशियन का एक विजन होता है ठीक। फैसलों के हवाले से, रियासती इदारों के हवाले हमने से। तहरीक इंसाफ को हमेशा देखा है कि अहम कौमी मामलात को इन्होंने सियासत की नज़र किया है। आप अपनी हुकूमत से ले लें, साइफर के मामलात से ले लें, अब अगर अमन अमान के हवाले से भी ये बात करते हैं, मईशत को आप ले लें, इन्होंने हमेशा इसको सियासत की नज़र किया है। टेलीफोन करवा दिया है IMF वालों को कि नहीं जी हम तो ताउन नहीं करेंगे। न सिर्फ इन्होंने सियासत की नज़र किया है, बल्कि इनकी गवर्नेंस जो है पाकिस्तान की हिस्ट्री में वर्स्ट गवर्नेंस थी। और ख़ुद PTI के चीफ जो हैं इमरान खान, उन्होंने एक एतराफ़ किया था कि 1 साल तक तुम्हें पता ही नहीं चला कि हमने करना क्या है। दे वर एट ए लॉस टू अंडरस्टैंड कि जी मुल्क को किस तरह चलाना है, हमारी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, क्या चीज़ हमें पहले करनी है, दूसरे नंबर पे क्या करनी है, तीसरे पे क्या करनी है। दे हैड नो आइडिया, ये उन्होंने एडमिट किया। ब्यूरोक्रेसी से क्या काम लेना है, उन्होंने बड़े फैंटास्टिक किस्म के दावे किए। उन्होंने कहा जी 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे। उन्होंने ये ख्वाब दिखाया कि बैरून मुल्क से डॉलर्स आएंगे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, और फॉरेन करेंसी का जो बहरान है इसको हम ख़त्म कर देंगे। ये बहुत सी बातें उन्होंने की, लेकिन वो सारे खाली खूले। बाद में ये भी कहते रहे कि आप बाहर से पैसे भी ना भिजवाएं, ये भी ठीक है, कहते रहे लोगों ये भी को क्या। तो मेरा कहने का मतलब है कि उनकी गवर्नेंस जो है, उसका जो एक्सपीरियंस है पाकिस्तान के लोगों को, वो बहुत ही भयानक था कि बिल्कुल। और इन्फ्लेशन जो है वो अपने आस्ता आस्ता उन्हीं के दौर में बढ़ा। ऊपर से कोविड आ गया, कोविड ने हमारे लोगों को एक मुसीबत और एक अजाब में मुब्तला कर दिया, ये भी उन्हीं के दौर का है। लेकिन दे हैव नॉट लर्नड लेसन्स, उन्होंने सबक नहीं सीखा। देखें, जो पार्टियां मुल्कों में, लोगों में, अवाम में मकबूल होती हैं उनकी परफॉर्मेंस देखी जाती है उनका दौर याद रखा जाता है कि उन्होंने अमन बहाल किया, उनकी जो इकनॉमिक ग्रोथ रेट था वो बहुत बड़ा था, उस ज़माने में इन्फ्लेशन कम था, करप्शन कम थी। ये सब चीज़ें जो है ना, ये देखी जाती हैं, जिसकी बुनियाद पर सियासी जमातों की एक कारकर्दगी और उसका एक रिकॉर्ड कायम होता है। PTI के पास कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो क्रेडिट में उनके जाती हो कि ये उन्होंने किया। तो उधर से फिर वो उनकी हुकूमत चली गई। हुकूमत के जाने के बाद भी उनका रवैया गैर पार्लिमानी और गैर जमहूरी था। अगर वो उसको एक्सेप्ट कर लेते कि जी ये नो कॉन्फिडेंस मोशन के तहत जो हमें निकाला जा रहा है ये पार्लिमानी जमहूरियत का हिस्सा है, अब वो ख़ुद मानते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, हमने जनाब लोग हुकूमतें ख़त्म कर दी, हमें कौमी असम्बली से नहीं जाना चाहिए था। आपको कौन सिखाएगा? ये सारी चीज़ें डेमोक्रेसी का एक हिस्सा हैं और हुकूमतें बदलती रहती हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशंस आते हैं और फिर आपको मौका मिलता है। पॉलिटिक्स इज़ नॉट ए वन डे गेम, ये तवील अरसे तक आप चलाते हैं, खिदमत करते हैं लोगों की, आपको मुस्तरद कर दिया जाता है, फिर आप वापस आ जाते हैं, मौके मिलते। PTI की जो पॉलिटिकल डायनामिक्स है वो जो अब उनका एक सिंबल बन गया है और पहचान बन गया, इंतशार है, नेगेटिविटी है और जज्बात को उभार के इमोशनलिज्म के ऊपर बैंक करना, ये अनफॉर्चुनेट है और उनको सीखना चाहिए। अभी उनके पास सूबे की हुकूमत है, इसको उनको बनाना चाहिए एक आइडियल हुकूमत और दिखाना चाहिए कि वी आर डिफरेंट पीपल नाउ, हम मुख्तलिफ लोग हैं, हम इस दफ़ा डिलीवर करेंगे, हम अमन भी लाएंगे, इकनॉमिक ग्रोथ। मसलन उनका BRT का जो मंसूबा है वो बहुत बदनाम हो चुका है। आप कम अज़ कम उस मंसूबे को ही देखते हैं कि हमसे क्या गलतियाँ हुई हैं, कहाँ हम ये ख़राबी हुई है। इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो उनकी नाकामियाँ जो उनके खाते में जा रही हैं, उनको वो बेहतर करते, गवर्नेंस बेहतर करते तो उनका इमेज बेहतर होता है। लेकिन उनके चीफ एग्जीक्यूटिव सूबे के और उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं
वो जिस तरह के बयानात दे रहे हैं, जो बयानबाजी कर रहे हैं, ठीक। उससे तो इंतशार और जो एक किस्म का तसादुम है वही बढ़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद सिद्दीक साहब, वक्त भी ख़त्म हो गया। कुर्बान बलोच साहब और अली खान यूसुफजई साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ इस गुफ्तगू में शरीक रहे। प्रोग्राम में वक्त वो चाहता है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद एक और अहम मौजू, तवानाई के शोबे में क्या इस्लाहात होनी चाहिए। ब्रेक के बाद मुमकिना बारिशों के पेश नजर छतों की सफाई और निकासी आपको यकीनी बनाएं। दीवारों को महफूज बनाने के लिए लिपाई और प्लास्टर करवाएं। पोसीदा और कच्चे मकानों में कयाम से गुरेज करें। बरसाती नालों में नहाने या उसके करीब जाने से इज्तनाब करें। नशीबी इलाकों के मकीन निचली मंजिल से कीमती अशिया, खुसूसन जरूरी कागजात वगैरह को बुलंद और महफूज जगह पर रखें। तूफानी बारिशों में बिजली के खंभों, साइन बोर्ड और दरख्तों से दूर रहें। घर में खुश्क राशन, जरूरी अद्वियात, टॉर्च, माचिस, मच्छरों से बचाव की अद्वियात और जरूरी कागजात का बंदोबस्त रखें। मौसम और सैलाबी सूरत हाल से आगाह रहें। आपकी और आपके खानदान की जान कीमती है। मुहतात रहें, महफूज रहें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर मुल्की मईशत को बेहतर करना है तो इसमें तवानाई के शोबे में इस्लाहात जो हैं वो वक्त की अहम ज़रूरत हैं, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान एक मुश्किल माशी सूरत हाल से गुजर रहा है और हुकूमत की तरजीहात में है कि हुकूमत न सिर्फ मुल्क को एक सही माशी सिमत में गामजन करे, बल्कि जो मसाइल हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनसे भी हर सूरत में निपटा जाए और मुल्क में रोज़गार के वसाइल भी पैदा किए जाएँ। और इसके साथ साथ जो इस वक्त पाकिस्तान की मईशत को दरपेश चैलेंजेस हैं उनको भी ख़त्म किया जाए। ज़ाहिर है IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात हो चुके हैं, IMF के साथ हमारा मुआहिदा हो चुका है, लेकिन एक बहुत बड़ी जो शोबा है जिसमें इस्लाहात की बात की जाती है वो तवानाई का शोबा है, क्योंकि बिजली का जो टैरिफ है वो रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है और आवाम जो है वो अपनी मुंतखब हुकूमत ही की तरफ देख रही होती है कि उनका जो मसाइल हैं वो मुंतखब हुकूमत ही हल करेगी। ज़ाहिर है हुकूमत की भी इस हवाले से नज़र है। बिजली का टैरिफ बढ़ा है, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 50 अरब की एक सब्सिडी का भी ऐलान किया है। 200 यूनिट तक जो कम बिजली इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उनको इस दबाव से दूर रखने की कोशिश की गई है अगले 3 महीने तक। तो क्या कुछ इस सेक्टर में हो सकता है, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर माशी शमसुल इस्लाम खान। बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब। आप बताइएगा कि बड़ा सादा सा सवाल अगर मैं आपसे करूं कि यही वो शोबा है जिसमें बहुत ज़्यादा इस्लाहात की गुंजाइश है, क्या आप सीधा नुकात बताएंगे कि यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहले तो इसमें आप देख IMF की कंडीशन भी है कि आपने सर्कुलर डेट जो एनर्जी सेक्टर का है उसको कम करना है, क्योंकि ये आपने जैसे अभी कहा कि अपने इंटरव्यू में भी कि ये एक बहुत बड़ा बोझ है हमारी इकोनॉमी के ऊपर, और हमारे जो टैक्सेस जो हासिल कटे होते हैं उसमें से बहुत सारा जो है आपका जो रेवेन्यू आता है वो बहुत सारा इस पे चला जाता है। और इसके मेन रीजन जो देखी जाए तो वो ये है कि अगर आप माजी में जाते हैं तो 1977 में जो डिसीजन लिया गया था कि हमने हाइडल पावर से शिफ्ट कर गए थर्मल पावर, वहां से ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। और फिर आपको पता है कि 90s में आपकी बिजली बहुत ज्यादा लोड शेडिंग होती थी, 18 घंटे की बिजली नहीं होती थी। तो 92 में फिर गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी जो वर्ल्ड बैंक ने आपको बना के दी थी कि आपने इसके ऊपर IPPs की पॉलिसी लेकर आनी है और जो सरमायाकार हैं उनसे इस पब्लिक सेक्टर की बजाय प्राइवेट सेक्टर में सरमायाकारी की जाए ताकि आपके पास बिजली का सोल्यूशन निकल आए। लेकिन हुआ ये कि कुछ एग्रीमेंट उस वक्त ऐसे किए थे कि कोई इन्वेस्टर कोई आ नहीं रहा था। दुनिया भर में हमने ट्राई की थी, इन्वेस्टर नहीं आ रहा था। तो इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए हमने इसके अंदर कुछ ऐसे इंसेंटिव रखे जिसकी वजह से 92 में एक पहला आपके पास हबको पावर आया और उसके बाद फिर 94 में
जो है वो आपके पास 14-15 आईपीपीज आ गए और उसके बाद फिर आज जो अगर देखें तो 115 आईपीपी से करीब हो चुके हैं। हुकूमत को अब ये देखना होगा कि ये सेक्टर, क्योंकि आपकी अगर एक्सपोर्ट को चलाना है, आपने अगर अपनी इंडस्ट्री को चलाना है तो टैरिफ को नीचे लाना होगा। अब आपने जो मुआहदे किए हुए हैं उनको अगर आप को वैल्यू करनी होगी, क्योंकि आप अगर उससे इनहराफ करते हैं तो आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं वो वर्ल्ड बैंक में उसकी आर्बिट्रेशन है, वहां चले जाएंगे। हमने रेकोडेक में भी देखा, एक बहुत बड़ा हमारे ऊपर फाइन हुआ था। इससे अलावा और दीगर ऐसे मुआहदे थे माजी में जो आलमी अदालत में चले गए, आर्बिट्रेशन में चले गए। तो हमें बड़ा मोहतात होकर करना होगा। इसमें सबसे बड़ी जो चीज है जो हमारी कॉस्ट को बढ़ा रही है, आज जो मुझे और आपको बिजली के बिल देख के तकलीफ हो रही है, वो ये है कि इसमें 18 रुपए जो है आपके कैपेसिटी पेमेंट है, लेकिन कोई 40 से 45% बिजली के अंदर टैक्सेस लग रहे हैं और मुख्तलिफ मद में टैक्सेस लगते हैं, वो है। और फिर सबसे बड़ी जो चीज है वो आपके लाइन लॉसेस हैं जो 30% से ज्यादा है, जिससे लाइन लॉसेस में आपका थेफ्ट भी शामिल है, आपकी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेस भी है, इनएफिशिएंसीज भी है। तो वो बहुत बड़ी चीज है जिसमें लोग पेमेंट भी नहीं करते। और ऐसे एरियाज में जहां पर ज्यादा चोरी होती है, हुकूमत को मजबूरन वहां पर पावर जो डिस्कोज हैं उनको लोड शेडिंग करनी पड़ती है। हमने इस पूरे मॉडल को रिविजिट करना है और इसको बेहतर करना है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का अगर आप देखें क्लीन एनर्जी जो सबसे सस्ती आपको पड़ती है वो हाइडल पावर की है और उसके उसको 3.5-3 रुपए का यूनिट पड़ता है उसको अगर आप डैम्स पे जाते हैं तो आपके छोटे छोटे डैम बना के आप काम कर सकते हैं। उसके ऊपर काम हो भी रहा है और आगे जाके वो आपको जब कंप्लीट हो जाएंगे तो आपकी एनर्जी का जो मिक्स है उसमें क्लीन एनर्जी इस वक्त 50% के करीब है, वो और बढ़ जाएगी। तो फिर आपकी लागत कम आएगी और साथ ही आप देखें कि इसके अंदर जो आपको जो चोरी है वो बहुत बड़ी है कि आपके कुंडे लगे हुए हैं, मुख्तलिफ शहरों में आपको नजर आता है कुंडा सिस्टम चल रहा है। फिर उसके अंदर वो जो करप्ट जो वहां के लोग हैं, स्टाफ, वो खुद मिले हुए होते हैं, तो उसके ऊपर भी बड़े हंगामी इकदाम किए गए हैं। और इस पे बाकायदा हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को भी असाइनमेंट दिया है, FIA को भी टास्क दिया है कि जो बिल नहीं पे करते उसकी रिकवरी करें, क्योंकि एक बहुत बड़ा अमाउंट जो नॉन पेमेंट होता है उसका भी आपके ऊपर एक्यूमुलेट होके आ जाती है जो लोग जो बिल पेमेंट कर रहे हैं। हमने अपने सिस्टम को बिल्कुल थोरोली चेक करना है और ऐसा जो इकदाम करना है जिससे आपको ना सिर्फ आपके कमर्शियल यूजर को, आपके डोमेस्टिक यूजर को और इंडस्ट्री को सस्ती बिजली मिले। ये शम्सुल इस्लाम साहब, यानी कि लाइन लॉसेस, चोरी को रोकना और रिकवरी ऑफ द बिल्स, यानी इस पर भी अगर बेहतरीन गवर्नेंस की जाए और इसको भी एक मरबूत किया जाए तो इससे भी बहुत इंप्रूवमेंट हो सकती है। बिल्कुल, देखिए आपको डिस्कोस को प्राइवेटाइज करना होगा और इस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोलना होगा। जिस तरह से माजी में आपने प्राइवेट सेक्टर को आईपीपीज के जरिए लेकर आए, तो अब आपको इस सेक्टर को जो गवर्नमेंट सिंगल बायर है ना उसको आपने खत्म करना है और आपने ओपन कर देना है। जिस तरह से आप टेलीफोन की सिम लेते हैं, कनेक्शन लेते हैं, सब मार्केट में आपको जो कंपेटिटिव रेट देता है वो आप ले लेते हैं। ऐसा ही दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया में और दीगर ममालिक है, वहां पर ये हो रहा है कि बिजली के सेक्टर को जब प्राइवेट सेक्टर में खोल देते हैं तो एफिशिएंसीज बढ़ती हैं। फिर हमारे पास जो हमने ट्रांसमिशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी थी वो तकरीबन ना होने के बराबर हुई। आज भी आप देखें कि जो बिजली बन रही है तो वो एक महदूद नंबर के लोगों तक पहुंच रही है। हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन ही नहीं है जिससे आपने ग्रिड से कनेक्ट करके उसको लेके जाना है। नए आपके जो इकदाम अब ऐसे होने चाहिए कि आप इसमें चाहे चाइना पावर को या और दीगर प्राइवेट कंपनीज को इसमें इन्वॉल्व करें और आप अपने मुल्क में साउथ से, जैसे सिंध से आपका स्टार्ट होता है तो नॉर्थ तक आपको एक ट्रांसमिशन लाइन लानी है कि जहां बिजली सस्ती पैदा हो रही है उसको लेके ट्रांसमिट करना भी एक बहुत बड़ा काम होता है जो आपकी कॉस्ट को कम करता है। वरना तो ये होगा कि जिन अदारों ने अपने आईपीपीज ने इंस्टॉल कैपेसिटी लगाई है वो मुआहदों के मुताबिक तो आपसे लेंगे चार्जेस, लेकिन आपकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। क्योंकि एक और बड़ा मैं आपको एक फैक्टर बता दूं, 92 में जब हमने ये मुआहिदा शुरू किया तो उस वक्त 25 रुपए का डॉलर था। फिर जब ये मुआहिदे होते गए और 2004 में जब ये प्रॉब्लम सामने आने लगी उस वक्त आपका 60 रुपए का डॉलर था और आज 280 रुपए का डॉलर है, क्योंकि इन तमाम आईपीपीज में आपका इंपोर्टेड फ्यूल यूज हो रहा है, फर्नेस ऑयल है इसके अंदर आप जो है LNG यूज करते हैं, आपकी गैस यूज होती है। ये सब लोकल गैस हमारी खत्म हो चुकी है, तो अब आप महंगा फ्यूल लेके अगर इसको चलाएंगे तो वो महंगा हो जाएगा। बेहतर हो सकता है, ओवरऑल किया जा सकता है, ओवरऑलिंग करने की जरूरत है सिस्टम को और इन डिस्कोस को प्राइवेटाइज करना। फिर साथ में मैं आपको एक और बात बताऊं कि नेपरा की भी
जो हमारी जो एफिशिएंसी है वो इतनी अच्छी काबिल सताइश नहीं है। उनको तो कॉस्टिंग के लिए जो बिजली से पैदा होती है, बिजली की कॉस्ट निकालने के लिए भी गैर मुल्की कंसल्टेंट को हायर करना पड़ता है। आपके पास आपका मुकामी सिस्टम ऐसा हो कि आप अपने अदारों को बेहतर करें। आप देखें माजी का, अगर आप देखते हैं जब वापडा और के इलेक्ट्रिक कराची में कई ऐसी दो अदारे थे जो बिजली पैदा कर रहे थे, उस वक्त इतनी ज्यादा परेशानियां नहीं होती थी। लेकिन जब हमने डिस्कोस बना दिए जहां उनकी रिकवरी नहीं है, लाइनमैनों ने अपने ताल्लुकात बना के महाना फिक्स कर दिए हुए, तो उसका बोझ जो आ रहा है आम सारिफ पे, जो बिल अदा करता है ऑनेस्ट सारिफ, ठीक है, उसके ऊपर आ रहा है। अच्छा, ये शमसुल इस्लाम साहब जो मुतबादिल तवानाई के जराए हैं उनको आप कहाँ पोजीशन करते हैं? जो इस वक्त हम देख रहे हैं सोलराइजेशन भी हो रही है और उस पर अब जाहिर है सूबे भी बहुत काम कर रहे हैं। पंजाब ने तो उसका बाकायदा आगाज कर दिया गया है। सबसे पहले देखिए, सोलर एनर्जी आपके पास आपका इंडिजिनस सोर्स है। आपके पास सूरज इतना ज्यादा दिनों में और किसी मुल्क में नहीं चलता होगा जितना यहाँ आपके पास सूरज मौजूद होता है। तो आपको इस पे इन्वेस्टमेंट अगर उसी मॉडल पे करेंगे आईपीपीज के, तो वो फिर एक नया आपके गले में तोक बन जाएगा। आपको ये करना है कि यहाँ सोलर पैनल की जो मैन्युफैक्चरिंग है जॉइंट वेंचर कराएं चाइनीज कंपनी से और दीगर कंपनी से, पाकिस्तानियों की, ताकि जो आप एक भारी अमाउंट खर्च करते हैं सोलर पैनल को इंपोर्ट करके, इसकी एसेसरीज को इंपोर्ट करके, वो बर्डन आप पे कम हो जाए और आपको मुकामी तौर पे पैनल तैयार हो रहे हो। आपके पास बिजली है, आपके पास रोशनी है सूरज की, आप उससे 6 से 7 घंटे तक आपको बिजली मिल सकती है आराम से। उस पे काम, साथ में आपका जो विंड के पावर प्लांट लगे हुए हैं उनको ग्रिड से कनेक्ट करना है। वो आज भी सिंध में जो लगे मैंने कुछ देखे जहां पर वो ग्रिड से कनेक्टेड ही नहीं है। तो ये आपने थोड़ी जो कोताहियां नाअहलियां अदारे में हुई हैं उनको ठीक किया जा सकता है और अपनी कॉस्ट कम लाएंगे तभी पाकिस्तान एक्सपोर्टर बन सकेगा, वरना हमारी एक्सपोर्ट मजीद कम हो जाएंगी, हमारे सार्फ परेशान होगा, हमारा डोमेस्टिक कंज्यूमर जो है वो शदीद परेशान होगा। आपको पता है कि बहुत बड़ी उसके ऊपर एक अब बर्डन और बढ़ गया है, क्योंकि जो हम क्रॉप सब्सिडी दे रहे थे उसको भी ग्रेजुअली खत्म कर रहे हैं। तो आपको इंडस्ट्री को भी चलाना है, आपको सारिफ को भी देखना है, आपका कमर्शियल अदारों को भी देखना है। हम पाकिस्तानी कम से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं, 76 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन हमारी इंडस्ट्रियल कंजम्पशन बहुत कम है। इसको बढ़ाने के लिए घरों में जो सेफ कनेक्शन होता है वो बिजली का होता है, लेकिन हमने गैस जला के, तंदूरों में गैस जला दी, गाड़ियों में डाल दी। हम अपनी एनर्जी वहां पर इस्तेमाल करें ताकि गैस सिलेंडर वाले काम भी नहीं हो, एलपीजी के नहीं हो, और आपका बिजली जो आप जब कम इस्तेमाल होती है उस वक्त आप उसका टैरिफ घटा दें। आप ज्यादा से ज्यादा रिफॉर्म्स लाने। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम खान साहब आपका। बहुत बातें बता रहे थे और तवानाई के शोबे में जो इस्लाहात हैं उनमें अब जाहिर है अब हर सूरत में वो करना होंगी और हुकूमत इस पर नज़र रखे हुए है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।